नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस और ये है रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1। हम रियल एनालिसिस में जो शुरू करने जा रहे हैं वह है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम हम सभी जानते हैं सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी। आप सभी अच्छे जानते हैं कि सेट थ्योरी में और काउंटेबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। ठीक, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेट थ्योरी है तो कई लोगों को आती है, कई लोगों को नहीं आती। मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक, तो कृपया पेशेंस रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है यहाँ पे हमारे पास जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बेसिक लेवल पे और स्टैंडर्ड लेवल पे, दोनों ही लेवल पे हम बात करेंगे। ठीक, डेफिनेशन ऑफ सेट एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चंस में मदद कर सकती हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट, कि ये सेट अपने आप में कोई माना हुआ सेट नहीं है, ये कोई एज्यूम्ड सेट नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स एंड सबसेट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे किस पे, सेट की डेफिनेशन पे। क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects is called a set। अब सुनिएगा, यहां पे जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे भी आप लोग का फोकस करवाना चाहूंगा। यदि किसी डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, यानी कि वो दोनों ही चीजें आपस में अलग हैं। लेकिन यहीं पे एक फायदा और मिल जाता है, यदि किसी डेफिनेशन में ये वर्ड मिसिंग है, यानी कि डिस्टिंक्ट वर्ड मिसिंग है, तो हमारे पास एक पावर दे रहा है हमें वो डेफिनेशन कि हम किन्हीं भी दो चीजों को आपस में इक्वल में रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। हम इसकी डेफिनेशंस की पावर भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें हेल्पफुल होने वाली हैं। आपने सुना होगा कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। हम उसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट वर्ड मिसिंग होता है, इसलिए हम उस सेट को उसी के इक्वल में रख देते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, हम एक एक बात पे करेंगे। मैंने बोल दिया, पेशेंस रखिएगा, हर एक वर्ड की मीनिंग में आपको यहां समझाने वाला हूं। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई तो यहां पे सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आया है वेल डिफाइंड, क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड मीन्स दैट it is possible to decide that given एलिमेंट्स को हम और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स, आर belongs to the set or not। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने ये बात कही है क्या, कि वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि यदि किसी को भी, है ना, किसी को भी एक सेट दिया जाए और उसको ये बताया जाए कि भैया बताइए ये एलिमेंट उस सेट के अंदर होगा कि नहीं होगा, तो बहुत ही आसानी से डिसीजन ले पाएगा, वो बहुत ही आसानी से डिसीजन ले पाएगा। यानी कि उसे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या मैं इस एलिमेंट को उसमें रखूं या ना रखूं। यदि कभी भी ऐसा करते हुए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यदि कभी भी ऐसा करते हुए एलिमेंट्स को सेट के अंदर रखना है नहीं रखना है, इस बात पे यदि कभी भी कंफ्यूजन पैदा हुआ तो हम उस बात को बोलेंगे कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ध्यान रखिएगा कि कभी भी उस पर्सन को इसमें यह दिक्कत नहीं आएगी, कलेक्शन के रूल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि क्या मैं इस एलिमेंट को इसके अंदर रखूं कि नहीं रखूं। वो इजीली डिसीजन ले पाएगा कि नहीं भैया ये एलिमेंट इस सेट में है या फिर ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है ना। वहां पे उसको कोई भी कंफ्यूजन आने वाला नहीं। यदि कंफ्यूजन आता है यानी कि वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहूंगा, यहां पे जो वेल डिफाइंड हम लिख रहे हैं ना, तो एक बात और बताना चाहूंगा, किसी भी डेफिनेशन को लिखते समय वेल डिफाइंड लिखना रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि उस वर्ड को हम वहां पे यूज कर नहीं सकते हैं। क्यों सर? यानी कि यदि आप वेल डिफाइंड लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये कि अभी तक ये पूरी डेफिनेशन हमारे पास अच्छे रूप में हमारे पास प्रस्तुत अभी नहीं है। ठीक, तो सर ये जो डेफिनेशन है डेफिनेशन नहीं है क्या? तो देखिए, ये डेफिनेशन बेसिकली पूर्ण डेफिनेशन नहीं है,
ये पूर्ण डेफिनेशन नहीं है, ये अभी अच्छे से डेफिनेशन बनी नहीं है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इट इज नॉट एब्सोल्यूट डेफिनेशन, ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। तो ये किस तरह की डेफिनेशन है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बट नॉट एब्सोल्यूट। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि डेफिनेशन पूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को डिफाइन करते समय डिफाइन लिखना, वेल डिफाइंड लिखना उस बात का सबूत देता है कि भैया अभी हमारे पास उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ना, एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। अब चलिए हम यहाँ पे वेल डिफाइंड यानी कि सेट के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार का है कि मान लीजिए मैंने लिखा क्या, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। क्या लगता है ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो हम सीधे बोलेंगे रिच वर्ड यहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है। देखिए बात रिच की नहीं है, बात यह है कि रिच वर्ड यहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है। किस तरीके की दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि किस सेंस में आप किसी को रिच कह रहे हैं। क्या उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं इसलिए वो रिच है? क्या उसके पास बहुत सारा कैश है इसलिए रिच है? बात समझ में आ रही बात? तो ये जो रिच वर्ड है ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है कि यार ये व्यक्ति रिच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूल है ये अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा भैया कि इट इज नॉट अ सेट बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन, ये रूल फॉर कलेक्शन है कि हमें किस तरीके का रूल दिया गया है कि हमें किनका कलेक्शन करना है, रिच पर्संस का कलेक्शन करना है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ सेट बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ठीक, ये जो रूल फॉर कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन टू सिलेक्ट वेदर विच पर्सन इज रिच और विच पर्सन इज नॉट रिच, यानी कि वहां पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वहां पे ये पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है वो डिसीजन ना ले पाए क्या ये पर्सन रिच कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो जब भी ऐसी चीज होती है तो हम उसको बोल देते हैं नॉट वेल डिफाइंड। और यदि कोई चीज नॉट वेल डिफाइंड हो गई तो हम बोल देते हैं ये चीज सेट नहीं है। वो सिर्फ एक कलेक्शन तो है पर वो सेट नहीं है। ठीक, अब इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, है ना, इसी चीज को यदि मैं ऐसे लिख दूं कि सपोज कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, अभी मैं वर्ड यू ही यूज कर रहा हूं, है ना, पर मैं रूल को थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया दोज हु हैव wealth at least 3 trillion this year। बात समझ में आई? अब हमने उस रूल को काफी स्पेसिफाई किया है कि इस साल वो पर्सन्स, है ना, इस साल जिन्होंने 3 ट्रिलियन का वेल्थ जिनके पास इकट्ठा हो चुका है ना, कम से कम 3 ट्रिलियन का वेल्थ जिनके पास आ चुका है, इकट्ठी हो चुकी है जो उनकी आमदनी, ऐसे पर्सन्स हमारे लिए कैसे कहलाएंगे? रिच पर्सन्स कहलाएंगे, है ना, फॉर दिस ईयर। बात समझ में आई? तो ये एक कलेक्शन है जो कि क्या हो गया, बेसिकली वेल डिफाइंड हो गया है। तो इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। बात समझ में? क्योंकि रूल फॉर कलेक्शन कैसा हो चुका है? वेल डिफाइंड हो चुका है। हेंस इट इज अ सेट, हेंस इट इज अ सेट। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्योंकि रूल फॉर कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड है। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करी और वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है कि मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। मैं यदि ये बात बोल रहा हूं कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो
तो ऑब्वियस सी बात है गुड स्टूडेंट यानी गुड आप किस सेंस में कह रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो नहीं रही है। तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या इतनी बात समझ में आई? सिंपल सी बात हम जान पा रहे हैं हाँ भैया कि रूल फॉर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये बेसिकली जिनके लिए रूल फॉर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता वो हमेशा सिर्फ एक कलेक्शन रह जाते हैं, वो कभी सेट बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन यदि मैं उनके रूल में थोड़ा सा चेंज ला दूं कि मैंने इस बार बोला उसी लाइन को कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स in this class ones who have suppose I have scored 75% in at least one of these 3 tests taken in class, है ना, यानी कि क्लास टेस्ट हुआ है। ऐसे बच्चों को मैं गुड स्टूडेंट्स कहूंगा जिन्होंने यहाँ पे 3 टेस्टों में से किसी एक टेस्ट में कम से कम कितना स्कोर कर दिया है, 75% स्कोर कर दिया। इस क्लास के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या हो गया? इट इज अ सेट। ये क्या हो चुका है? इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्या आपको ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम किसी भी सेट को वेल डिफाइंड करते हैं। उन सेट्स को हम वेल डिफाइंड कहते हैं जिनका रूल ऑफ कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। उन सेट्स को हम बोल देते हैं कि भैया आज से तू सेट है, आज से तू कलेक्शन तो था ही, साथ में क्या हो चुका है? सेट भी हो चुका है। ठीक, यदि मैं यहीं पे एक और ले लूं, क्या कि कलेक्शन ऑफ हॉनेस्ट पर्सन्स इन इंडिया, क्या लगता है सेट होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है सर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि किस बेसिस पे आप उन्हें हॉनेस्ट कह रहे हैं? बात समझ में? इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये कोई सेट नहीं है। बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा और परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी एग्जांपल ले लें जो सेट होते हैं। जैसे मैंने ले लिया, सपोज आई हैव रिटन हियर व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये अपने आप में क्या होगा? ये सेट होगा। ठीक, ऐसे यदि मैं बोल दूं भैया सपोज कलेक्शन ऑफ, ये भी तो ले सकते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन, किसी प्लेन में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन है ना। तो ये भी क्या होगा? अपने आप में एक सेट होगा, वेल डिफाइंड है। यदि मैंने ले लिया क्या भाई कि कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन, ये भी तो ले सकते हैं। ठीक, तो ये मैथमेटिकल सेट्स हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये प्लेन है बेटे। और क्या ले लें? जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेन्स इन स्पेस, ये भी अपने आप में क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक, तो इस तरह के सेट्स को यदि आप समझ पा रहे हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कोई भी कलेक्शन अपने आप में सेट तभी कहलाएगा जब वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड के लिए हम एक बात और यूज करते हैं, पर्सन टू पर्सन। when a rule for collection is not changing person to person, जब रूल फॉर कलेक्शन जो भी रूल दिया गया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, तब हम उसको भी क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कह देते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये चीज वेल डिफाइंड है कि नहीं? तो देखिए इंडिया में तो वेल डिफाइंड है,
क्योंकि इंडिया में नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, लेकिन यूएसए की बात की जाएगी तो नेचुरल नंबर का सेट वहां 1 से शुरू नहीं, उनके लिए 0 से शुरू होता है। क्या बात समझ में आई? तो वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन यदि वो चीज चेंज नहीं हो रही है तो वो चीज वेल डिफाइंड है, वो चीज सेट है। ठीक, हम नेचुरल नंबर का सेट अलग लिखते हैं, होल नंबर्स का सेट अलग लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीरो की खोज हुई है, आप अच्छे से बेसिकली जानते हैं, उनको मुफ्त में मिल गया तो इस्तेमाल किए पड़े। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम किन्हें वेल डिफाइंड बोलते हैं और किन्हें वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। अब सुनिएगा, मैं यदि यहाँ पे एक बात और करूं, परंपरागत इन लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, कन्वेंशनली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड, है ना, कैपिटल लेटर्स किस तरीके से, कैपिटल लेटर्स दैट इज ए, है ना, बी, सही बात है, डॉट 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 एक्स वाई और जेड, एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर represented by, and elements of the sets are represented by small letters, small letters जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, है ना, डॉट डॉट डॉट, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, इस तरीके के लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कन्वेंशनली। कन्वेंशनली का मतलब ही होता है परंपरागत तौर पे, है ना, हम ये परंपरा निभाते चले आ रहे हैं कि जो भी सेट्स हैं हम उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी उनके अंदर के एलिमेंट्स हैं हम उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। परंपरागत है ना, परंपराएं चली आ रही हैं, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। ठीक, तो वेल डिफाइंड मतलब होता है पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, या फिर हमें और क्या पता है कि कभी भी वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्या ये एलिमेंट उस सेट में होगा कि नहीं होगा। यदि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सामने वाला बहुत आसानी से फैसले ले पा रहा है कि हाँ ये वाला इसमें रख दो, ये वाला एलिमेंट इस सेट में मत रखो, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऑब्वियस बात हम बोल देंगे इट इज अ वेल डिफाइंड, कोई दिक्कत तो नहीं। और वेल डिफाइंड का मतलब हम बोल चुके हैं कि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन सेट की उपलब्ध नहीं है, इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन विच वी आर यूजिंग। ठीक, और उसी में परंपरागत तौर पे हम ये चीजें करते हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। अब देखिए मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज well defined, since empty collection is well defined। क्यों भाई empty collection well defined क्यों है? Because every tested object, है ना, every tested object member, या आप जो भी बुला लो, एलिमेंट बुला लो, एलिमेंट is excluded from the set by the rule of collection। कहने का मतलब ये कि एम्प्टी सेट अपने आप में कोई बनाया गया टेस्ट नहीं है ना, अपने बनाया गया कोई सेट नहीं है। बेसिकली ये सेट डेफिनेशन का ही अपने आप में एक परिणाम है। कैसा? यानी कि मैं कोई ऐसा रूल बना दूं, एक ऐसा रूल बना रहा हूं और उस रूल को जो भी एलिमेंट जाएगा वो बोलेगा नहीं भैया मेरे लायक नहीं है, और वो बेसिकली टेस्ट किया, हमने टेस्ट किया और बोल दिया कि भैया वो इस सेट के अंदर आ नहीं सकता और बाहर निकल जाएगा। और ऐसा करते करते यदि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है, तो ये अपने आप में कैसा सेट हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्या कि हर एलिमेंट जो कि टेस्टिंग के लिए आया उसने रूल में अपने आप को रखा, उस रूल से वो बाहर हो गया, उस सेट से बाहर हो गया, इसलिए वो अपने आप में सेट कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। ठीक, जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, है ना, ये बहुत माना जाना एग्जांपल है, इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। क्या लगता है? तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जो भी इवन प्राइम नंबर्स हैं, वो सब इस रूल के पास आएंगे, इस रूल को अपने हिसाब से देखेंगे और क्या बोलेंगे कि वो उस सेट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मैंने बना दिया भैया, ठीक। अब पहले आएगा, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, लेकिन 2 तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि 2 तो पहले ही प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुका है। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, तो हाँ 3 प्राइम नंबर तो है, लेकिन इस सेट में आने के लिए उसको इवन होना कंपलसरी है और वो इवन नहीं है, इसलिए वो बेसिकली इस रूल से बाहर हो जाएगा। तो हर वो एलिमेंट जो इसमें आना चाहेगा वो बेसिकली इस रूल को देखते हुए बाहर हो रहा है, वो इस रूल को देखते हुए बाहर हो रहा है। तो ये सेट हमेशा कैसा रह जाएगा? खाली रह जाएगा। इसलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है? एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये है एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन पे यदि बात की जाए, डेफिनेशन पे यदि बात की जाए इसके, तो डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है हम अच्छे जानते हैं। यदि एक तरीके से लिखी जाए कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या बुलाया जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या भैया? नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट भी इसे बुलाया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके के लेटर से, ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और डेनमार्क में जो लैंग्वेज, डेनिश लैंग्वेज जो बोली जाती है, उसका भी जो स्क्रिप्ट है उसके वॉवल को भी हम यूज करते हैं, है ना, इसको भी हम फाई बुला रहे हैं, है ना, याद रखिएगा उनकी स्क्रिप्ट का वॉवल रहता है। और ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर नहीं है, डेनिश लेटर है, ठीक। और हम क्या यूज करते हैं भैया? आप अच्छे जानते हैं। और हम यूज करते हैं ये खाली ब्रैकेट, ठीक। इस तरीके से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, क्या? वो भी आप जानते हैं कि इफ x is in set A, we say x belongs to set A and हम क्या लिखेंगे उसको? और हम उसको लिखना सीखे हैं, we write इस तरीके से x belongs to A and if x is not in set A, we say x does not belongs to set A and we write, और उसको हम कैसे लिखना सीखे हुए हैं, हम अच्छे जानते हैं, and we write x does not belongs to set A। क्या इतनी बात समझ में आई? does not belongs to set A। तो ये हमने लिखना सीखा है। हमें ये बातों पे पुष्टि करना बहुत अनिवार्य है। मैंने फिर से बोल दिया, हैव पेशेंस, ठीक। ये सारी बातें मैं जानता हूँ कईयों ने पढ़ी है, कईयों ने नहीं पढ़ी है, और आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। हम सिंपल बातों को, एक भी बातें छूटने ना पाए। जैसा मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि डिस्टिंक्ट वर्ड यदि नहीं है तो हम किन्हीं भी दो चीजों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। हम उसका यूज करेंगे सबसेट डेफिनेशन में। होप सो यहाँ तक सारी बातें अभी तक हम क्लियर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है हमारे पास सम स्टैंडर्ड सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। क्या कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना अनिवार्य है। सबसे पहला हम अच्छे जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सब जानते हैं ये बात तो, ठीक। इन्हीं को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक। इन्हीं को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। अच्छा, कभी कभी इनके लिए ये भी यूज किया जाता है भैया z+, तो इनको और क्या बुलाया जाता है भैया? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें ही बुलाया जाता है, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दोनों सेम होते हैं, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये इस तरीके से, तो इन्हें क्या बुलाया जाता है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स,
ये बात आपको पता है। ठीक, मैंने बोला ना, है पेशेंस, हम सारी बातें, मैं एक भी बात यहाँ पे स्किप नहीं कर सकता। होप्स आप इतनी बात समझेंगे। ठीक, अगली चीज, यदि हम बात करें यहाँ पे ये वाले सेट की, तो इसको क्या बुलाया जाता है? द सेट ऑफ ऑल, कौन से नंबर्स बेटे? रैशनल नंबर्स। ठीक, इन्हें रैशनल नंबर्स बुलाया जाता है। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, क्या? ऊपर क्या लगा दिया? प्लस, तो हम क्या बोल देते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक, ये सारे वो सेट हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही कॉमनली यूज होंगे जब हम काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे। किसकी काउंटेबिलिटी? यानी कि कौन से सेट का पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन से सेट का पोटेंशियल कम है। थोड़ा बहुत हमें फंक्शंस को भी देखना होगा, क्योंकि फंक्शंस में ही हम जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होते हैं, यदि हम 1 1 ऑन 2 देख पाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके से दो सेट में आपस में किस तरीके से काउंटेबिलिटी देखी जा सकती है, पोटेंशियल देखा जा सकता है कि कौन सा सेट छोटा और कौन सा सेट बड़ा। हम सब पे बात करेंगे। अगली चीज क्या होती है? यदि मैंने ऐसे लिख दिया है ना, इसको कहा जाता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यदि इसको ऐसे लिख दिया गया है सपोज r प्लस, तो हम अच्छे जानते हैं इसको क्या बुलाया जाएगा? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और इस्तेमाल होती है, कभी कभी ये r और यहाँ नीचे 0 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, है ना, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। यही बात पता होनी चाहिए, हम उसमें सिर्फ 0 हटा देते हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ है सपोज यूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, तो इनको क्या कहा जाता है? द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, इन्हें क्या बुलाया जाता है? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स बुलाया जाता है। और इसके लिए एक सिंबल कई बार और यूज कर देते हैं, टी भी यूज किया जाता है। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये वो स्पेशल सेट्स हैं जिनके बारे में हमें कम से कम पता होना चाहिए, है ना। हमने लगभग सारे लिख दिए जिनके नोटेशंस आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो इनकी बात हो गई। आगे बात करते हैं क्या? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स। इसमें अ सेट कैन बी represented in two forms। कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला जो हम लिख रहे हैं, है ना, इस सेट बिल्डर, इसी का हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं इसको भी बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, इसको रूल फॉर्म भी कहा जाता है ना, रूल फॉर्म। ठीक, रूल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन, सेट इज रिप्रेजेंटेड, इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटिंग ऑल प्रॉपर्टीज, बाय स्टेटिंग ऑल प्रॉपर्टीज, है ना। इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैं वो लिख के आपको दिखा रहा हूं। A set is represented by stating all the properties of elements, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, properties which satisfy all the elements, which satisfies all the elements of set, not any other elements outside the set। कहने का मतलब ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से कुछ लिखें यदि हम, कि सर ये रहा सेट ए और मैं इसको लिख रहा हूं किस तरीके से कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ पे उसकी क्या है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब बात सुनिएगा, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है ना, कायदे से देखा जाए तो ये जो एलिमेंट होता है यहाँ पे लिखा होता है क्या, टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, है ना। यहाँ पे क्या लिखा होता है कि किस तरह का एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, रूल फॉर कलेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा होता है, रूल फॉर कलेक्शन।
इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं यदि एक सेट लूं, सपोज, है ना, मैं एक सेट ले रहा हूं और मैंने बोल दिया ए बराबर, मैंने बोल दिया भैया कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो टाइप ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। और रूल फॉर कलेक्शन मैंने ऐसा लिख दिया कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5, ये मैंने लिख दिया। अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो पहले इन दो बातों को करेंगे, क्या कि मान लीजिए मैंने देखा एक एलिमेंट लिया मैंने, सपोज कितना 1, ठीक, 1 को लिया, तो 1 इस सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या लगता है 1 एक नेचुरल नंबर है, हाँ 1 एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हाँ 1 का मॉड 5 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम बोल देंगे भैया हेंस, है ना, इससे हमें क्या समझ में आता है कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, वहीं पे यदि मान लीजिए मैंने ले लिया एक सेट 5, है ना, एक एलिमेंट क्या ले लिया 5 लिया, तो मुझे पता है कि सर 5 एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि टाइप ऑफ एलिमेंट में तो फिट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बताइए जो 5 है उसका मॉड क्या लेस देन 5 होता है, आप बोल देंगे नहीं भैया वो अपने ही मॉड से छोटा नहीं हो सकता है, इस बात का तो हमें पता है ना, 5 कैन नॉट बी लेस देन 5। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, हम बोल देंगे क्या कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीके से ये दोनों बातों को चेक करा जाता है। मान लीजिए मैंने बोला √2, क्या बोला मैंने, √2, तो आप जानते हैं वो इसमें ही फेल हो गया, टाइप ऑफ एलिमेंट में क्या हो गया, वो फेल हो गया। लेकिन रूल फॉर कलेक्शन को तो फॉलो कर रहा है भैया कि √2 का यदि आप मॉड ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इट इज लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये वाले रूल को तो क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। सपोज मैंने ले लिया -2, मैंने क्या ले लिया -2, तो क्या लगता है क्या वो नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं, यानी कि टाइप ऑफ एलिमेंट में वो बंदा क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन -2 के मॉड को क्या आप लेस देन 5 बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, तो बिल्कुल है। ठीक, तो इससे समझ में आ रहा है भैया कि √2 इज अगेन नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड हेयर -2 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये होता है सेट बिल्डर प्रॉपर्टी, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एलिमेंट और रूल फॉर कलेक्शन जो दोनों ही फॉलो करते हैं, है ना, हम अभी रसल पैराडॉक्स भी पढ़ेंगे, ठीक, जो दोनों को फॉलो करते हैं वही इस सेट ए के अंदर पाए जा सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये जो फॉर्म कहलाता है, इस फॉर्म को हम क्या कहलाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म। इस बात आपको ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब एक और चीज इसमें देख लें, जो सेकेंड टाइप का फॉर्म होता है वो तो हब कोई जानता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म, है ना, या फिर इसके एक और नाम से जाना जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो क्या होता है भैया, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड, है ना, इस चीज में सेट इज रिप्रेजेंटेड, set is represented by listing all the elements in a curly brackets separated by comma, है ना, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे हमने लिख दिया क्या कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम अच्छे जानते हैं इसका मतलब क्या है भैया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने सेट ए कैपिटल लेटर्स में, करली ब्रैकेट बनाया और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, इस तरीके से लिख दिया। तो इसको लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है, इसलिए इस मेथड को लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने बातें करी। चलिए आगे देखते हैं, क्या आगे हमें पता होनी चाहिए सबसेट की डेफिनेशन। तो देखिए अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट of set B if every element of set A is in
सेट बी। ठीक, यानी कि सेट ए को मैं तभी सेट बी का सबसेट कहूंगा यदि सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हो, सेट बी में हो। रिप्रेजेंट या रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाता है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, अच्छा, और यदि ए बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड superset, B is called superset of set A। और उसको लिखा कैसे जाएगा, इस तरीके से कि B is superset of set A। ठीक, हमें ये भी पता है कि सेट दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, इस बात को हम पढ़ेंगे, चिंता ना करिए। तो देन B is called a superset of set A, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, पलटा के लिख दिया। ठीक, कि B बड़ा सेट है, B एक अपने आप में कैसा है, सुपर सेट है। अच्छा, सेट की एक और डेफिनेशन बहुत मायने रखती है। अच्छा, एक बात और मैंने शुरू में बताई थी कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यानी कि डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि दो सेट ले रहे हैं, एक सेट ए ले रहे हैं, दूसरा सेट भी क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, दूसरा सेट भी क्या ले रहे हैं, ए। तो ए और ए हम दो सेट ले रहे हैं। तो सुनिएगा, यानी कि आप क्या करेंगे, x को किस में बिलोंग करा रहे हैं, इस पहले वाले सेट में, x बिलोंग्स टू a, और वो आपको इंप्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू किस में, इस वाले सेट a में। ठीक, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया a इज अ सबसेट ऑफ a, और यहीं से बात साबित होती है क्या, कि एवरी सेट है ना, कि एवरी सेट इज व्हाट, सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, ये जो हम बात बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन में कहीं भी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं होता है। कुछ ऐसा ले लीजिए कि ये आपका दूसरा सेट बी है, ये आपका सेट ए है। ठीक, आपने दो सबसेट लिए हैं, पहले वाले सेट में आपने देखा एक एलिमेंट है और वही एलिमेंट दूसरे वाले सेट बी में भी है, लेकिन बी आपका किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी इज एक्चुअली ए। तो हमने इक्वेट कर दिया, ए इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, यहाँ पे हमने बेसिकली बी ले लिया। क्या बात समझ में आई आपको? तो डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं होता है, इसके कारण यहाँ पे हम ये बात बोलते हैं नोट लगा लगा के कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसेट की बस यही डेफिनेशन नहीं होती, सबसेट की एक और डेफिनेशन पॉसिबल है। क्या, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन सेट ए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन ए, क्या, कि विच इंप्लाइज एक्स इज नॉट इन बी। बात समझ में आई? यानी कि ऐसा कोई एक्स ए में नहीं है जो कि बी में ना हो, ऐसा कोई एक्स ए में नहीं है जो कि बी में ना हो। इसका मतलब भी क्या होता है भैया, इसका मतलब भी यही होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आई? तो ये भी सबसेट को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो बहुत दिक्कतें पड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे यदि मैंने बोल दिया कि एक मेरे पास सेट ए है, एक मेरे पास सेट ए है जो कि क्या है 5, जो कि क्या है 5, तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, और एक दूसरा सेट क्या है बेटे बी, एक दूसरा सेट क्या है बी है। अब इसको यदि आप देखा जाए तो क्या बोल सकते हो, क्या कि सर यहाँ पे आप बोल दीजिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन सेट ए, जहाँ पे ए क्या है आपका 5 है, ए क्या है आपका 5 है। और क्या बोलेंगे इसका मतलब, इसका मतलब ये बोलेंगे कि x इज नॉट इन सेट बी, वो चीज बी में नहीं है। वो चीज यदि बी में नहीं है तो हम क्या बोल देंगे भैया कि a इज अ सबसेट ऑफ किसका बी, a इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब, और a मतलब क्या है 5, यानी कि 5 इज अ सबसेट ऑफ बी, इसीलिए बोला जाता है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबका ही सबसेट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये सबसेट की डेफिनेशन है, ये वाली जो आपके सामने लिखी हुई है। तो होप सो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करिएगा इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करते जाइएगा। हम अगले लेक्चर में इससे और ज़्यादा आगे बात करेंगे।